सुनना नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए और इनकी हद एक तरफ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभापति महोदय सदन के बाहर मणिपुर पर संवेदनशीलता के साथ बयान दिया, लेकिन इनका हक है कि बयान सदन के अंदर दे। गृह मंत्री जी ने यहाँ बैठकर दिन प्रतिदिन स्पष्ट किया कि जिस दिन जिस घंटे पे आप चर्चा करना चाहते हैं हम तैयार है करने के लिए, लेकिन 17 दिन इसी तरह ये सदन को इन्होंने चलने नहीं दिया। 17 दिन मजबूर करके स्थगित किया। और आज अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो ये लोग मौन व्रत की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1993 में जब मणिपुर की जातीय हिंसा में 750 लोगों की जान गई थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका जवाब ये दे। और केवल सन 1993 में नहीं, लेकिन 2011 में जब मणिपुर में 123 दिन ब्लॉकेड चला, जातीय हिंसा चली, तब उस समय में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सदन के अंदर मौन व्रत क्यों धारण किया था? इसका उत्तर भी ये लोग दें। तो सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर दोगली राजनीति नहीं है, ये अगर पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। आज सभापति महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मैं इनको भाषण नहीं दूंगा, लेकिन जो इनकी अवसरवादी सोच है उसका पर्दाफाश पूरे देश के जनता के समक्ष में रखना चाहता हूं। ये जो समूह है I.N.P.I.A. इस समूह में एक प्रोफेसर है जो मोरालिटी की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व वो एक ऐसे दल के करते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की नई कीर्तिमान स्थापित की। इस I.N.D.I.A. समूह में एक ऐसी समूह की नेत्री है जिस समूह की नेत्री सोचती है कि कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भूल है। ये इनका असली चरित्र है। मुझे लगता है आप बहाना ढूंढ रहे हैं। ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता ने आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसका उत्तर सुनिए। ये बिल्कुल मर्यादाहीन व्यवहार करना, उसके बाद वॉकआउट करना, ये लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। नो, बिल्कुल गलत बात है। ये आपका इस प्रकार से बहाना लेकर के बाहर जाना, ये बिल्कुल संसदीय व्यवस्था का अपमान है। ये बात कृपा करके नोट करिए आप लोग, प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। सभापति महोदय, देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है। अब सदन से भी स्वयं बाहर जाए। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो। इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो।
इनकी असलियत है। और जो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि अगर इन लोगों को अपने गठबंधन में एक दूसरे के विरोधी होकर भी सत्ता के लालच के साथ पूरे तरीके से कुनबे की तरह साथ में आ रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू की बात करें, लालू प्रसाद यादव जी पर जो रोजगार का आरोप लगाया था, जमीन पर रोजगार का एक्ट का आरोप लगाया था, वो जेडीयू के वर्तमान के अध्यक्ष ने स्वयं सीबीआई को सबूत अपने हाथों से दिलवाया था। और आज दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे। ये संविधान बचाने की बात करते हैं सभापति महोदय, ये क्या अपना ईमान पहले बचा पाए उसका उत्तर देश की जनता को दे। आज सभापति महोदय विचित्र स्थिति है। आगे 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 आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आज बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय कि जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके, जिनके दिल नहीं मिलते वे दल मिल चुके हैं, और जिनके इतिहास में वैचारिक या व्यवहारिक संबंध या सिद्धांतिक संबंध न हो, वो आज लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ होकर लोकतंत्र बचाने की आवाज लेकर आज सदन में आए। जहां मणिपुर हिंसा की बात की गई सभापति महोदय, इस मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रही। जो मणिपुर में घटना घट रही है ये निंदनीय है, घोर निंदनीय। कोई भी भारतीय नागरिक इसका सपोर्ट नहीं कर सकता। हम सबके लिए ये घोर निंदनीय घटना है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अगर भारत के इतिहास के काले पन्ने पलटे तो मैं पूछना चाहता हूं, सन 1964 के बंगाल के दंगे के समय में ये मौन क्यों था? और अगर सन 1964 की हम बात न करें तो सन 84 के सिख दंगों के समय में जब 4000 हमारे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था, तब ये मौन क्यों थी? मेरठ के सन 87 के दंगों के समय में ये मौन क्यों थे? और सन 1990 से 30 साल जो कश्मीर में 40,000 लोगों की मौत हुई और कश्मीर जल रहा था, तब ये मौन क्यों थे? और मैं अधीर रंजन जी का जो शब्द था, जो अंग्रेजी का कोटेशन उन्होंने दिया, इन सभी समय में एवरी मॉर्निंग सभापति महोदय, न्यू विडोज वर हाउलिंग, एवरी मॉर्निंग न्यू चिल्ड्रन वर क्राइंग, एवरी मॉर्निंग न्यू हाउसेज वर फॉलिंग। और मूक दर्शक के रूप में हमारे ये साथी बैठकर सरकार में बैठे हुए थे। आज यहां बैठकर गौरव गोगोई जी ने, सबर रखो, सबर रखो, आराम से सबर रखो। गौरव गोगोई जी ने आसाम अकॉर्ड की बात की। जिस आसाम अकॉर्ड की बात की, उस आसाम अकॉर्ड का क्रियान्वयन कांग्रेस की सरकार ने कभी की नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 68 वर्षों में हमारे बॉर्डर को निर्धारित नहीं किया। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 1 साल के अंदर बांग्लादेश का बॉर्डर निर्धारित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर सच्चाई मैं बताऊं,
साथ शुरुआत हुई जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की काबियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की काबियात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगाववादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीरा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents. Please, ये सुनिएगा, please think that Manipur is a part of this country. It affects the whole nation. शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल आवाज को देने के पहले। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें, कल गृह मंत्री जी ने सदन में पूरा व्याख्यान दिया। इनके मंत्री संतरी न तंत्री एक बार भी मणिपुर गए। हमारे गृह मंत्री 3 दिन वहां रात दिन बिताए हैं। हमारे राज्य मंत्री ने 23 दिन, नित्यानंद राय जी ने मणिपुर में बैठकर स्थिति का जायजा लिया। आज राहत राशि वहां पहुंची है, अनाज पहुंचा है, वर्चुअल सिस्टम से स्कूल चल रही हैं, आर्मी की फोर्स पहुंची है, इवैक्यूएशन में हम मदद कर रहे हैं। जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आंकड़े की आप बात करते हो तो आंकड़े की पुष्टि करो। ये पिछले 9 साल मणिपुर में सबसे शांतिपूर्ण समय रहा है इंसर्जेंसी के दृष्टिकोण से। आपके 10 साल से 3 गुना कम इंसर्जेंसी हुई है और 6 गुना कम सिविलियन डेथ्स आज मणिपुर में हुआ है। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते थे 1 दशक पहले, तो चित्र हमारे दिमाग में आता था। हिंसा का चित्र आता था, आतंक का चित्र आता था, अस्थिरता की चित्र आती थी।
किसी ने कभी कल्पना नहीं की उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में। पर उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ने का अगर संकल्प किसी का रहा तो भारत को म्यांमार और थाईलैंड के साथ सुपर हाईवे बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ सभापति महोदय कि इनके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, हमारा भी है पर मेरे साथी हैं, अरुणाचल प्रदेश के हमारे वहां के भी सांसद मेरे साथ, पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो उत्तर पूर्वी राज्यों में आजादी के 67 वर्ष बाद भी एक भी एयरपोर्ट नहीं। 9 सालों में अरुणाचल में एक नहीं लेकिन 3 एयरपोर्ट तेजू, पासीघाट और होलोंगी बनी है और सिक्किम में पाक्योंग। जिस अरुणाचल प्रदेश में केवल 9 हवाई अड्डे थे, आज उस अरुणाचल प्रदेश में सभापति महोदय 17 हवाई अड्डे हैं। 17 हवाई अड्डे जो 7 सिस्टर्स कहलाती थी, उस समय में ये 7 निग्लेक्टेड सिस्टर्स थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद आज उत्तर पूर्व में प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के मंत्र के साथ विकास का एक नया उदय पूर्वोदय में हो रहा है। मुझे दुख भी हुआ सभापति महोदय और मुझे आश्चर्य भी हुआ। हमारी कोशिश रहती है कि संसद कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप, हम एक दूसरे के साथ सहमत न हो, हम एक दूसरे की नीतियों पर, हमारी नीयत पर कटाक्ष जरूर करें, पर व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं। और जो आरोप इस हाउस में किया गया कल सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान, मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को सभापति महोदय कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी। हमारे सभापति महोदय, बैठो आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया, मुझे कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। जिस आप मेरा मुंह मत खुलवाना सभापति महोदय, जिस अविश्वास प्रस्ताव को ये लेके आए, इसका सत्य देश की जनता के समक्ष होनी चाहिए। जिस तरह से एक एक वर्ग का विश्वास तोड़ा गया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक एक वर्ग का अविश्वास
सम्मान निधि के जरिए 6,000 रुपया प्रति वर्ष 11.5 किसानों के खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने पहुंचाने का कार्य किया। यही अंतर है तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में, सभापति महोदय। और इसी में मैं बहुत बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस 6,000 रुपए में 6,000 रुपए अतिरिक्त मिलाकर 12,000 रुपया प्रति साल 80 लाख किसानों के खाते में डालने का कार्य किया। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, उनका एक सपना था कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स होना चाहिए। और आज उनके सपने को अगर साकार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के आधार पर किया। 42,000 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये वो बुंदेलखंड क्षेत्र है जिसने अपने इतिहास में सूखी माटी के अलावा कुछ नसीब नहीं किया था। अध्यक्ष सभापति महोदय, आज वहां 11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, 105 मेगावाट की ऊर्जा का सर्जन होगा। और उसी के साथ इस परिवर्तन के स्केल पे भी मैं बात करना चाहता हूं। ये परिवर्तन का स्केल
डिपेंडेंट ऑन। 2014 में दूसरे देशों पर निर्भर होता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता का सिग्नल दिया। जिस देश में हम लोग झोली निकालकर वैक्सीन की भीख मांगते थे, आज उसी भारत में 2 वैक्सीन का आविष्कार होता है और उत्पादन होता है। 220 करोड़ टीके लगते हैं, कोविन का एप्लीकेशन लगता है, एप्पल से एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, सेमीकंडक्टर से चंद्रयान-3। आज भारत का तिरंगा झंडा भारत में नहीं, विश्व में नहीं, चांद पर लगाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का। ऑटो के सेक्टर में 7 नंबर से 3 नंबर, टेलीकॉम के सेक्टर में 12 नंबर से 2 नंबर। ये अरिथमेटिक इनएविटेबिलिटी नहीं है, ये सशक्त नेतृत्व और दक्षतापूर्ण सरकार का परिणाम है। मेरे सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि तीसरी पारी में भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक हम पहुंचाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी। आज सभापति महोदय, ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, अधीरदा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है, पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। और आज पिछले 2 दिनों से सभापति महोदय, मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर, कोई रामायण की बात कर, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत याद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। आज इनको मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार भी, 2 बार आपको रिजेक्ट किया, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चल चुका है। अमृत काल से शताब्दी काल
विषय नहीं है, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ये आपका विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। विजय हंसदा जी बोलिए जी। सर 5 मिनट प्लीज। मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और कहना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं मणिपुर इशू को लेकर के सारे लोग सेंसिटिव होंगे और मैं चाहे कोई भी हो, उधर हो इधर हो, आज हम शर्मसार हैं। देरी हुई और आज भी वहां आग लगी हुई है। किस तरह से उसे हम समाधान की ओर ले जाएं, ये लगातार हमें सोचने की जरूरत है। कमी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी रही और पूरी इंटेलिजेंस फेलियर की भी रही। कल सारी सभापति जी, मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं। पिछले 2.5 दिनों से जो अविश्वास प्रस्ताव पे जो चर्चा हो रही है उसमें विपक्ष केवल और केवल मणिपुर पे उन्होंने बात करी। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि इनके 10 साल और हमारे 9 वर्ष के 10 साल के अंदर घोटालों की लाइन लग गई थी, लेकिन इन्होंने सरकार के एक भी मंत्रालय के खिलाफ एक शब्द नहीं यहाँ कहा है, सिर्फ मणिपुर की बात करी है। आज ये चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए जो मूल जड़ है। ये बार बार मणिपुर की बात करते हैं, ये भी बोलते हैं कि हम वहां पर गए थे कुछ लोगों से मिलने के लिए, एक वीआईपी विजिट की हुई थी। यहाँ पर एजेंसियों की खबर भी है और मैं अपने विपक्षियों को यह भी बताना चाहता हूं कि सदन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मणिपुर का एक एक नाला, एक एक पहाड़ी के ऊपर ऑपरेशंस भी करे हुए हैं। मणिपुर की जो जिम्मेदारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पिछले 40 साल से जो हिंसा चल रही है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। ये कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। उसी तरह पंजाब के अंदर भी जो मिलिटेंसी हुई है उसी की भी जिम्मेदारी पूरी की पूरी कांग्रेस के ऊपर है। लेकिन आज चर्चा विश्वास और अविश्वास की हो रही है, तो मैं हरिशंकर परसाई जी की उस पंक्ति से बात कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है जो उन्होंने दिखाया। आज इसी मूर्खता का अविश्वास इन्होंने दिखाया है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर। मूर्खता इसलिए भी क्योंकि इन्होंने अविश्वास और अविश्वसनीय में ये अंतर भी नहीं जानते। इनके 60 वर्ष के अंदर जो ये नहीं कर पाए देश के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 वर्ष में उससे कई गुना विकास करके दिखाया है। मैं सीधे, क्योंकि समय कम है, मैं सीधे आता हूं। जो ये बार बार बात करते हैं देश को तोड़ने की, जोड़ने की, इन्होंने एक यात्रा भी निकाली, भारत जोड़ो यात्रा करके। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है। ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन, गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के साथ इनके साथ हो रहा था। 2018 के अंदर, 2018 में यही अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस अविश्वास प्रस्ताव के अंदर जैसे इस बार राहुल गांधी ने चिल्ला कर यहाँ पर बात रखी, उसी तरह उस समय भी इन्होंने जोर जोर से कहा कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास के अंदर असुरक्षित है। ये बात बार बार कही कि हिंदुस्तान पहली बार इतिहास में असुरक्षित है। हिंदुस्तान के लिए तो वो लागू नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के लिए वो जरूर लागू हो गया। राजस्थान आज इतिहास में पहली बार असुरक्षित है, अपराधों में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में आज नंबर 1 है। यहाँ पर खड़े होकर बड़े इमोशनल तरीके से राहुल गांधी बोल रहे थे। मैं जा रहा था, मेरी जुबान भी नहीं खुल रही थी। वो महिला आई, उसने ऐसे पूरी रात अपने बच्चे के साथ बिताई। राजस्थान को भूल गए बिल्कुल। वहां से तो यात्रा भी निकाली थी। 14 साल की वो मासूम बच्ची जिसने इस दुनिया को भी नहीं देखा था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिंदा को काटा गया, उसको भट्टी में, कोयले की भट्टी में डाला गया।
लेकिन इनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं, एक कोई शब्द नहीं, ये शर्म आनी चाहिए। डूंगरपुर के अंदर 9वीं क्लास की शिक्षक के साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म करा, लेकिन इनके जू भी नहीं रखती। करौली के अंदर एक 21 साल की लड़की, आप बात करते हैं अगर इमोशन, अगर आप किसी के पिता है तो इस बात को समझिए, 21 साल की लड़की को पहले अगवा करा गया। और यहाँ पर आप ही की सरकार के जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर तो अपराध ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम FIR तुरंत दर्ज करा देते हैं। वो भी झूठ है, क्योंकि जब उसको अगवा करा गया उसके माता पिता तुरंत पुलिस स्टेशन गए कि हमारी बेटी को बचा लो। कोई FIR नहीं हुई, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला गया। अगले दिन उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मारी गई, और गोली से नहीं मरी तो उसके ऊपर एसिड फेंका गया, एसिड से नहीं मरी तो उसको कुएं में डाला गया। शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, यहाँ बात खत्म नहीं होती। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, इनकी पार्टी के ये इतनी जो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, जो ढोंग रचे हैं, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये जितने भी रेप विक्टिम्स है आधे तो झूठ है, ये इनके मुख्यमंत्री कहते हैं। और बोलते हैं बाकी आधे जो है वो उनके रिश्तेदारों ने कराए, यानी पीड़िता के ऊपर एक और आरोप लगा दो झूठ बोलने का। यही नहीं, इनके मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हाँ राजस्थान रेप्स में नंबर 1 है, और फिर मुड़ के बोलते हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। और उसमें उनके विधायक धाके लगा के हंसते हैं। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये 17 बलात्कार हर रोज राजस्थान के अंदर होते हैं, 7 हत्याएं हर रोज होती हैं। आप कहां मणिपुर की बात कर रहे हैं? आप ही के मंत्री ने वहां सदन में खड़े होकर ये बोला कि मणिपुर की तरफ नहीं, अपने गरेबान में झांकिए। उसका मंत्री पद छीन लिया गया, उसको वहां सदन में मारा गया। ये इनकी असलियत है कांग्रेस की। ये इनके आपको असलियत बताता हूं कांग्रेस की असलियत। और ये आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रहा। इनके विधायकों के बेटे, विधायकों के भतीजे, विधायकों के PA, उनके ऊपर दुष्कर्म की FIR हो रखी है। ये है असलियत इनकी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गर्भवती महिलाओं के ऊपर ये जो पैसे बनाते हैं, वो इससे ये अपनी जेब भराई कर रहे हैं। तुष्टीकरण का उदाहरण तो राजस्थान के अंदर इतना भद्दा हो रहा है, शायद ही किसी भी प्रदेश, भारत के किसी भी प्रदेश में हो रहा हो। ये 4 साल के अंदर 10 पुजारियों की हत्या हुई है। धार्मिक स्थल बचाने के लिए संतों ने अपना आत्मदाह करा है। राजस्थान के अंदर 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा जाता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलता है। सालासर के अंदर दरबार का बुलडोजर चलता है, उसको तोड़ा जाता है। ये है इनका तुष्टीकरण। एक खास समुदाय के लिए इनकी सरकार वहां पर एक आदेश पारित करती है। सुनिए, एक आदेश पारित करती है इनकी राज्य सरकार कि एक खास समुदाय के लिए बिजली कटौती नहीं होगी क्योंकि उनका एक त्योहार है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी समय वहां पर हिंदुओं का भी त्योहार था, रामनवमी मनाई जा रही थी, उस पे डीजेस के ऊपर बैन लगाए गए, पोस्टर्स के ऊपर बैन लगाए गए, धारा 144 लगाई गई। और यही नहीं, भजन कौन से बजेंगे उसकी अनुमति भी कांग्रेस देगी। ये असलियत है कांग्रेस की तुष्टीकरण की। उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या हुई, न जाने कितने कन्हैया मारे गए हैं, वो तो उनका वीडियो नहीं बना। ये है असलियत राजस्थान की, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं दिया। इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है वहां पर, सभापति जी, ऐसा माहौल बना दिया है कि एक खास समुदाय के लोग पुलिस थाने के अंदर खड़े होकर वो खुलेआम हिंदुओं को धमकी देते हैं, लेकिन इनकी सरकार कुछ नहीं करती। PFI बैंड है, यहाँ पर गृह मंत्री जी ने कल बताया PFI पूरे राष्ट्र के अंदर बैंड है, लेकिन PFI राजस्थान के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ मार्च करती है। यह है असलियत इनके जगह। कहीं ना कहीं इन बाहर की कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई संगठन, बाहर की कोई ना कोई एजेंसी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है। मैं तो वापस उसी पे जाता हूं, क्या MOU हुआ था उस समय चाइना के साथ, जो आज तक भारत को नहीं पता। कहीं ना कहीं इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए सुपारी उठाई दी है, भारत को ये तोड़ना चाहते हैं हर तरह से। राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पिछले 4 साल के अंदर 60% दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। बीकानेर के अंदर दलित महिला के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। जालौर जिले के अंदर एक 9 साल के दलित लड़के को मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने गया था।
जम्बारामगढ़ मेरे अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर एक महिला टीचर, मतलब टीचर तक को भी नहीं छोड़ा, एक महिला टीचर को जिंदा जलाया गया वहां पर। ये दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इन्होंने हर तरह से धोखा दिया है। मैं घोषणा पत्र पर आता हूं, इन्होंने घोषणा पत्र में भी धोखा किया है। ये तो अविश्वास लायक भी नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार के खिलाफ लाए हैं, लेकिन पर ये अविश्वास लायक भी नहीं है। इन्होंने राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। ये असलियत इनकी। घोषणा पत्र के अंदर ये कहते हैं कि हम हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय का गठन करेंगे, नहीं करा। यहाँ पत्रकार बैठे हैं, राजस्थान के पत्रकारों को इन्होंने बेवकूफ बनाया। बोलते हैं हम आपकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम लेकर आएंगे। 4.5 साल हो गए, एक भी अधिनियम नहीं आया। इन्होंने हर तरह से राजस्थान के साथ विश्वासघात करा है। और अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए लेकर आए? एक ऐसी पार्टी जिसने जो कहा वो करा, एक ऐसी पार्टी जिसने बोला धारा 370 हटाएंगे तो हमने हटाया, हमने बोला राम मंदिर बनाएंगे तो हमने बनाया, हमने बोला आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमने दिया। हर तरह से उस सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं, अगली बार ये घोषणा पत्र दें तो उसमें एक स्टार लगाएं। वो स्टार लगा के बोले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले। मैं अभी खत्म करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं ये कहकर कि जब जीत न सके बाजी वे हाथ मलने लगे, जब जीत न सके बाजी वो हाथ मलने लगे। आसमां सी ऊंचाई, प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के लिए बोल रहा हूं, आसमां सी ऊंचाई देख वो जलने लगे। अभी तो बहुत कुछ तमन्ना है 56 इंच के सीने में। अरे रुकिए, बैठिए, अभी से आपस में क्यों लड़ने लगे? ये इनके असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी थॉमस जी, आपका नाम नहीं बोला है सर, थॉमस जी का नाम बोला। आप प्लीज बैठिए। आपका नाम नहीं पुकारा गया, आप बोलिए प्लीज। Thank you, Chairperson, for giving me an opportunity to participate in this debate on the no-confidence motion proposed by India Alliance. I, on behalf of my party, Kerala Congress CM, support the no-confidence motion. The prolonged clash between two groups, Meiteis, देश में तो बाहें फैलाकर वहां के लोग उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। मणिपुर की बात कर रहे थे लोग, मैं छत्तीसगढ़ में ले जाना चाहता हूं। हमारे राहुल गांधी जी गए थे वहां पे, आदिवासी क्षेत्र में गए थे, और क्या हालत है वहां पर। हमारे सांसद भाई बैठे हैं, दीपक बैठ जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, क्या हालत है वहां। मणिपुर की बात कर रहे थे। पूरा काला चिट्ठा इनका खोल दिया मणिपुर के हमारे गृह मंत्री जी ने। पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, और मणिपुर के लिए हमने किस किस स्तर पर काम किया है, वो सारी बातें यहां बताई। आज माननीय मोदी जी ने अपने दमदार नेतृत्व से इस मिथ्या को भी छोड़ा है, खत्म किया है कि पहले लोग भारत के बारे में सोच रखते थे ये तो भारत है, यहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनके दमदार नेतृत्व ने बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, और ये बात आज सर्व विदित है। मैं एक बात कह के छत्तीसगढ़ के ऊपर भी आता हूं कि जो प्रधानमंत्री जब नहीं थे मोदी जी, तो उन्होंने अमेरिका को झुका सकते हैं, आतंकी पाकिस्तान में हड़कंप मचा सकते हैं, और चीन जैसे गद्दार देश की सुर्खियों में आ सकते हैं, और आतंकवादियों के धमकी के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा सकते हैं। आज तो प्रधानमंत्री है, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में किधर वो हमारे कका है, वो सब लोग ठगा है, वही है वो। माननीय सांसद जी, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप नाम ले दिए। जी सबको ठगा है। अभी हमारे ये राहुल गांधी जी कल कह रहे थे कि रावण का
बता दूं, वहां के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पूज्य पिताजी ये बात बोलते हैं कि ब्राह्मण कुमार रावत को मत मारो। ऐसे वहां के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। दीपक बैजी उस बात को जान चुके हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपने मुख्यमंत्री की बात सुन माननीय सांसद जी, बलात्कार की बात कर रहे। समय सीमित 5055 बलात्कार हुए छत्तीसगढ़ में, 5055, 137 बलात्कार इन्हीं की सरकार में, जो वहां के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन में हुआ है। और आपको मैं ले जाता हूं आपके क्षेत्र में दीपक जी, कि जो वहां पर कोटा केविन है, सरकारी आवासीय विद्यालय, वहां की मासूम आदिवासी समाज की बच्ची, 5 साल की बच्ची को के साथ बलात्कार हुआ है। एर्रामोर के आजकल इन्हीं का क्षेत्र आता है, और वहां पर आबकारी मंत्री का भी क्षेत्र है वो। वहां 5 साल, अभी 2 महीना भी नहीं बीता है माननीय सभापति महोदय, 15 दिन बीता है, आप वहां गए भी नहीं है। 5 साल की बच्ची के साथ मन सिहर जाता है, मन दुखी हो जाता है, दिल दहल जाता है। ऐसे वाक्य वहां हो रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। जब जाकर आंदोलन हुआ, सर्ववादी समाज गया, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण गए, तब उस पर कार्रवाई हुई है। आप क्या बात करेंगे यहाँ पर खड़ा होकर? मैं बता दूं कि आप माननीय सभापति महोदय, एक गांव है वहां पर, आदिवासी बहुल गांव, जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने गोद लिया। उस गांव का नाम है, कलाम जी ने उसने गोद लिया था। ग्राम पंचायत साबरबाड़ के डुमरी डुमर गांव, 2 महीने तक राशन नहीं पहुंचा वहां, और एक चार सदस्यीय परिवार भूख के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, आत्महत्या कर मर गए वो लोग। और ये बता दें हमको, ये है हालत छत्तीसगढ़ की, भ्रष्टाचारियों का। और ये तो कांग्रेस के एटीएम बने। अभी कह रहे थे हमारे राज्यवर्धन जी, अगर राज्यवर्धन जी के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कॉम्पिटिशन कराने ना, तो हमारा मुख्यमंत्री पहला आएगा भ्रष्टाचारियों में। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हर महीने पैसा पहुंचता है। कांग्रेस कमेटी अगर चल रही है तो वहां के मुख्यमंत्री के बदौलत चल रही है। शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, कोयला में घोटाला, मुरम में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं, डीएमएफ के फंड में घोटाला। और ये भी बता दूं, वहां पर पहले तो चारा घोटाला हुआ करता था सभापति महोदय, अब तो गोबर घोटाला भी हो गया, गौमूत्र में भी घोटाला हो गया। गोबर खरीद रहा हूं करके हवाई लूट रहे, पूरे विश्व में नंबर 1 है। लेकिन मैं थोड़ा सा समय चाह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा समय, बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं ये बता रहा हूं जी, गोबर घोटाला, गौ माता के गोबर में घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, गौमूत्र में घोटाला। और तो और बता दूं कि वहां के किसानों को चमकाया जाता है, मुख्यमंत्री के निर्देश पे अधिकारियों द्वारा चमकाया जाता है कि धूल मिट्टी का जो बोरी है उसको वर्मी कंपोस्ट बोल के जबरदस्ती किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी 300 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का थमाया जाता है, दादागिरी करके। ये बोलते हैं हम डीएपी नहीं देंगे, हम यूरिया नहीं देंगे, हम पोटाश नहीं देंगे। इधर माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 लाख करोड़ के सब्सिडी देकर किसानों को उसी कीमत पर खाद पहुंचा रहे हैं, और उसमें दादागिरी करके वहां के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं लोगे, धूल मिट्टी का ये मुद्दा नहीं लोगे बोरी, तो हम तुमको नहीं देंगे। ऐसा अधिकारी चमका रहे हैं। और ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, कलंकित कर दिए, नौटंकीबाज है। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो मोदी जी ने किया है ना, ये 3 जन्म में भी नहीं कर सकते, 10 जन्म में नहीं कर सकते। और मैं बता दूं कि 27% पिछड़ा वर्गों को 27% का आरक्षण देने की बात कह के वो अपने लोगों द्वारा हाई कोर्ट में केस लगाए, अपने लोगों द्वारा हाई कोर्ट में केस लगा दिए। ये
षड्यंत्रकारी मुख्यमंत्री है। थैंक यू। मैं आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, ठीक है। एससी विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, बीएससी घोटाला करते हुए युवा विरोधी, ऐसे भ्रष्ट सरकार के लोग यहाँ बैठे हैं, उनको देखे जाके। श्री के प्रभाकर रेड्डी जी। और मैं इस अविश्वास के विरोध में आज मैं अपनी बात कह रही थी। నిన్న జరిగిన సంఘటన మీద మరి తెలంగాణ నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినప్పుడు మరి మాకు అవకాశం రావడం జరిగింది। మరి ముఖ్యంగా మూడు तो पिछड़े वर्ग के जो मतदाता है जिनको इस सरकार ने ठगने का काम किया, तथाकथित पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री इस उसको खत्म कैसे किया जाए। जी जी, एक डेमोक्रेसी है सर, एक डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है, लेकिन भड़काऊ भाषण देके, यात्राएं निकाल के और लोगों के घरों को जला के, अभी हरियाणा में जो हुआ क्या हुआ सर? इंसाफ एक तरफा होता है, इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। श्री राजदीप राय जी यहाँ बैठे, अल्लाह ने आप लोगों को श्री राजदीप राय हो सकता है कि कोई दूसरा आ जाए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन सर, हेलो मिस्टर चेयरमैन सर, आप प्रारंभ करें। I as a member of Treasury Bench wholeheartedly on behalf of my party, Bharatiya Janata Party and my party leadership, and most importantly on behalf of the most popular leader in the world today, Prime Minister Narendra Modi ji, I stand here to oppose the no confidence move by one of the member of parliament by the name Sri Gaurav Gogoi from Assam. Mr. Chairman sir, Congress has a default setting in their computer since 1885. I would like to remind the Congress party today what is the default setting. When we were in our 80s, when we were in our 80s, were newly introduced to the computers, we were accustomed to the term of computer aided device, that is CAD. The new generation of India, the aspirational India, knows CAD as corruption, appeasement and dynasty related politics of the UPA government. Why I say this, Mr. Chairman sir, why I say this? Because let us look into the dynastic hangover of this UPA. They ignored the entire northeast from where almost 5 crore population comes. And in the last 75 years, they have given themselves Bharat Ratna to 3 members of their own family. 61 Nehru ji, 71 Indira ji, 91 Rajiv ji. And I must bring into record that the whole of Northeast, the 5 crore population of Northeast today has only 2 Bharat Ratnas in the form of Lokpriya Gopinath Bordoloi and Dr. Bhupen Hazarika, Sudha Kanto, Dr. Bhupen Hazarika. Now what is the other default setting of the Congress computer? Their default setting is based on 3 I's. That is infiltration, that is insurgency, and that is instability. But our setting is also on these 3 I's, especially infrastructure building, integration, and institution building, innovation and institution building. Mr. Chairman, sir, as I stand here, I would like to remind that I will not speak on too many topics, but I would like to speak on Ghuspetia, because this is one ailing problem of Northeast. We need to understand where this started. When India was fighting the freedom in the previous century, when in 1947, we made a lot of sacrifice. There were people in either side of the border
who were making sacrifice. It was Muhammad Ali Jinnah during partition wanted to grab the whole of Northeast, wanted to grab the whole of Bengal, wanted to grab the whole of Punjab. It was Shama Prasad Mukherjee who, because of his efforts and his diplomacy, managed to retain part of Bengal in India, part of Punjab in India, and most importantly, the whole of Northeast in India. Today, the 5 crore population and also the other population of the country is grateful to Shama Prasad Mukherjee ji because Northeast has been retained in our. The geographical location of Northeast has to be understood. It is important. This is because if Northeast is lost, there is every chance that China will. It is important to understand, Mr. Speaker sir, it is important to understand, ये घुसपैठिया कहां से आए थे? ये जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली का पैक्ट हुआ। उस पैक्ट में क्या था? मैं थोड़ा दृष्टि हाउस का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ। 1950 अप्रैल महीना में नेहरू जी और लियाकत अली का पैक्ट हुआ। What did this pact say? I would like to draw your attention. This pact says, I quote, the government of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory a full sense of security in respect of life, culture, property, personal honor, occupation, speech, and worship, subject to the law and morality will be maintained. लेकिन इंडिया की तरफ से नेहरू लियाकत अली पैक्ट का तवज्जो दिया गया, but it was the then Pakistan who never gave heed to this act. Ultimately, what happened? That the persecuted population who came from Punjab and Bengal to reside in India, no, किसको बोला? No. Please, मान्य सदस्यगण, जो कुछ भी जिस तरीके का बर्ताव और जिस तरीके का व्यवहार मान्य सदस्य कर रहे हैं, ये सदन के लिए उचित नहीं है। पूर्व में भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि किसी कांग्रेस दल के नेता हैं यहाँ पर, संसदीय भाषा में बोले, मर्यादा भाषा में बोले। संसद हमारी लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। देश अपेक्षा करता है कि बोलते समय हमें संयमित बोलना चाहिए, मर्यादित बोलना चाहिए और संसदीय मर्यादाओं के आचरण के तहत बोलना चाहिए। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से भी दुख है, पूरे सदन को दुख है, बोलते समय हमें मर्यादित आचरण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था 353 के रूल के तहत भी, और उसके तहत भी मैं उसकी व्यवस्था